नमस्कार और फिर से स्वागत है आपका इंडियन रियलिटी वार्स के बिल्कुल नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे आने वाले समय में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए घर बेचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर ब्याज की दरें 0% कर दी जाएँ तो भी क्या है वो कारण जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में वो तेज़ी नहीं आ पा रही है। अगर आप भी घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको हमारा ये एपिसोड बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बेल का आइकन प्रेस करके, जिससे नोटिफिकेशन में कोई देरी ना हो। आते हैं आज के टॉपिक पर। जी हाँ, घर बेचना रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है आने वाले समय में। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा, मार्केट के ट्रेंड्स और होम बायर्स के सेंटिमेंट्स कह रहे हैं। एक दौर था 2010, 11, 12 का, जब 10 से 15 प्रोजेक्ट हर महीने लॉन्च हो जाया करते थे, और 2019 आते आते हालत ये हो गई है कि 10 से 15 यूनिट बिकना मुहाल हो गया है। रही सही कसर कोरोना महामारी ने पूरी कर दी है। इकोनॉमी को पैकेज की संजीवनी देनी पड़ रही है, लेकिन रियल एस्टेट के लिए इस पैकेज को छोड़ के सब कुछ है। इसलिए कह रहा हूँ कि घर बिकना बहुत मुश्किल होने वाला है रियल एस्टेट सेक्टर में। अगर 0% ब्याज दर कर दे सरकार तो भी, जैसा कि सरकार प्लानिंग कर रही है, वो ब्याज दर घटाती जा रही है। लेकिन ये हालत हुई कैसे? आइए देखते हैं इनके कुछ कारण को, जिसमें कि टॉप के 4 हैं और आपको हम आगे 5 और कारण बताएंगे। अगर टॉप 4 रीजन्स की बात करें, क्या कारण है वो, तो तीसरे चौथे नंबर पर रेरा और नोटबंदी का। 2016 में केंद्र ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी रेरा लागू कर दिया, जहां बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट का पंचनामा अपलोड करना पड़ता और उसी के हिसाब से काम करना पड़ता, प्रोजेक्ट डिलीवर करना पड़ता। ऐसे ऑर्गेनाइज वे में बिल्डरों के लिए काम करना तौबा तौबा। 2016 में ही नोटबंदी ने रियल एस्टेट में कैश की सर्कुलेशन को पूरी तरह से ताला लगा दिया। इसका बुरा असर उन बिल्डर्स की कम्युनिटी पर ज़्यादा पड़ा जो कैश में डील करते थे। नोटबंदी और रेरा का उद्देश्य था रियल एस्टेट सेक्टर को ठीक करना, ऑर्गेनाइज बनाना, क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाना, और इन्वेस्टर्स यानी कि दुकान मकान खरीदने वालों को सुरक्षित करना। लेकिन बिल्डर पीठ दिखाकर ऐसे भागे जैसे गधे के सर से सींग, क्योंकि पूरी नींव ही फ्रॉड और चोरी के दम पर खड़ी थी। इन दोनों से भी बड़े कारण और भी हैं। सेकंड नंबर पर है रियल एस्टेट की इमेज। रियल एस्टेट की इमेज आज भी वैसी ही है, बहुत कुछ नहीं बदल पाया है, जिसमें रियल एस्टेट को बदनाम कर सेक्टर बना के रखा है। नॉन डिलीवरी, नॉन कमिटमेंट, पुअर कंस्ट्रक्शन, लो मेंटेनेंस, फ्रॉड्स, डिले पोजीशन, डबल बुकिंग और पता नहीं क्या क्या। ये इमेज सेक्टर ने खुद से बनाई है, क्योंकि आपकी इमेज कोई और नहीं बना सकता। जहां मैक्सिमम प्लेयर की यही प्रैक्टिस हो, वहां आप अच्छा नाम नहीं बना सकते। कुल मिलाजुलाकर बिना कैश के रियल एस्टेट सेक्टर में काम करना इतना मुश्किल हो गया कि 80% बिल्डर्स का काम बंद हो गया, और उनमें से भी यानी कि उन 80% में से भी 80% या तो भाग गए या फिर जांच एजेंसी द्वारा जेल में डाल दिए गए। लेकिन असली समस्या यहाँ से शुरू होती है। 2016-17 आते आते होम बायर की बर्बादी का दौर शुरू हो चुका था। काम प्रोजेक्ट पे बंद थे, बैंकों के मीटर बंद नहीं थे। होम बायर अपनी होम लोन की EMI से, किस्त से त्रस्त थे, जबकि बिल्डर डिफ़ॉल्ट करने में मस्त थे। बहुत कम ऐसे बिल्डर थे जो वाकई में काम करना चाहते थे, अपना प्रोजेक्ट पूरा करना चाहते थे। बाकी बस अपनी जान बचाना चाहते थे, रेरा से, NCLT से, NCDRC से, कोर्ट से, और किसी भी तरीके से अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते थे। 2017 और 19 तक आते आते इन सब का भांडा फूट चुका था। इन बिल्डरों में छोटे बड़े और कुछ दिग्गज भी थे, जो सेक्टर के एक्सपर्ट, पंडित, गुरु सब कुछ थे, लेकिन बिल्डर नहीं थे। इनके प्रोजेक्ट रुक गए और सेक्टर में भूचाल सा आ गया, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा निकली, प्रोजेक्ट बड़े बड़े निकले और इनके होम बायर्स भी ज़्यादा थे। बाकी के बिल्डर्स ने बुक्स को ठोक पिट के ठीक किया और गिरते पड़ते बढ़ चले प्रोजेक्ट डिलीवरी की ओर। कुल मिलाकर आज पहले की अपेक्षा मात्र 35% बिल्डर मार्केट में बचे हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच होम बायर फंस के रह गया। वही होम बायर जो इस सेक्टर की रीढ़ की हड्डी था, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर था, जिसके लिए ये रियल एस्टेट सेक्टर था और जिसको बचाने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर की भी थी। रियल एस्टेट को सबसे बड़ा धक्का इन्हीं रुके या बंद पड़े प्रोजेक्ट से लगा है। रेरा से लेकर सुप्रीम कोर्ट, किसी में भी इतना दम नहीं है कि सालों से अपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जीने वाले घर खरीदारों को घर दिला सकें। ये वही हैं जो सरकार को डायरेक्ट टैक्स देते हैं, ईमानदारी से लोन चुका रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी को दिख ही नहीं रहे हैं। इनकी दुर्दशा आज के डेट में रियल एस्टेट सेक्टर की सबसे बड़ी ब्रांड एंडोर्समेंट बन चुकी है, जो किसी भी ब्रांडिंग और मार्केटिंग से आगे है। क्यों? क्योंकि ये रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं सरकारी अफसरों के भ्रष्टाचार के, बिल्डरों की फ्रॉड मानसिकता के, उसके लालच के, जिसकी सजा बेकसूर लोग भुगत रहे हैं, और इनसे हर कोई परिचित है। इनकी हालत ऐसी है कि अच्छे से अच्छा घर खरीदार भी घर लेने से पहले सहम जाता है और उल्टे पांव भाग जाता।
आप खुद सोच के देखिए, जिन्होंने जीवन भर की कमाई लगा दी, जिन्होंने 20 से 30 साल के लिए लोन ले लिया, वो लोग जो टैक्स भर रहे हैं वो किसी और के किए की सज़ा सालों से भर रहे हैं और मजबूरी में किराए के घर में रह रहे हैं। ज़मीन सरकार देती, लोन सरकार की मर्जी से चलने वाले बैंक देते, लेकिन घर मिलने की गारंटी कोई नहीं देता और धोखेबाज बिल्डर ऐसे ही मौके का फ़ायदा उठाते हैं। जब सरकार और रियल एस्टेट अपने पुराने घर खरीदारों को नहीं बचा सका ऐसे संकट से, तो क्या गारंटी है कि नए घर खरीदारों को भी बचा सके अगर किसी के साथ धोखा हो जाए तो, क्योंकि धोखा किसी भी घर खरीदार के साथ हो सकता है। फ्रॉड बिल्डर पर जिम्मेदारी डालकर प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ देना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, लेकिन हैरानी ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर और सरकार दोनों ने अपने पुराने घर खरीदारों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया, जबकि होना ये चाहिए था कि सबसे पहले इनको इनका हक मिले, यानी कि घर मिले। सरकारी डेटा ही बताता है कि लगभग 4.5 लाख ऐसे घर हैं। अगर इनमें से 50 से 60% बिके हों तो लगभग 2.5 लाख घर खरीदार आज भी अपने हक का इंतजार कर रहे हैं। और इतना तय है कि इनको घर मिले बिना रियल एस्टेट सेक्टर और सरकार की कोशिशें खोखली हैं रियल एस्टेट सेक्टर चलाने के लिए। सरकार ने रियल एस्टेट में तेजी लाने के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं, जिसमें है PMAY के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम लाना, अफोर्डेबल को इंडस्ट्री का दर्जा दे देना, GST को 5% तक लेके आएगी और RBI ने रेपो रेट वाले लोन भी लॉन्च कर दिए हैं, जिसकी वजह से आज इंटरेस्ट रेट 7% पाया गया है। लेकिन फिर भी रियल एस्टेट में वो तेज़ी नहीं आ रही। अगर आ रही होती तो सेल्स के डेटा सिर्फ 5, 7 और 11% का ग्रोथ रेट नहीं दिखा रहे होते, क्योंकि मार्केट में सप्लाई इससे कहीं ज़्यादा है। आज ऐसे अधूरे और वीरान हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट की भरमार है। ये लैंडमार्क बनते जा रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में करप्शन के, लालच के और इन्वेस्टर के साथ हुए धोखे के, जिनकी गलती इतनी थी कि उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर पर भरोसा किया और पैसा लगाया। रियल एस्टेट सेक्टर को मुश्किल में डालने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर ही जिम्मेदार है। इन टॉप के 4 रीजन्स के अलावा 5 और भी रीज़न हैं रियल एस्टेट सेक्टर की दुर्दशा के। सबसे पहले है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर भरोसा उठना। अंडर कंस्ट्रक्शन पर बायर्स का भरोसा उठता जा रहा है। मुश्किल से 10% ऐसे बिल्डर हैं जिनमें लोग आज के डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऐसे में रियल एस्टेट कैसे चलेगा? रेडी टू मूव यूनिट्स अब अफोर्डेबल रेंज से बाहर होते जा रहे हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है जो अपना पहला घर रेडी टू मूव इन ले और सरकारी फ़ायदे भी उठा ले। रेरा के बाद वाले प्रोजेक्ट्स पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन कितना? ये वही रेरा है जिसने पिछले प्रोजेक्ट्स यानी रेरा के पहले लॉन्च हुए प्रोजेक्ट्स में कोई ठोस रिजल्ट नहीं दे पा रहा। मतलब घर खरीदारों को ना घर मिल रहा, ना उन्हें रिफंड मिल रहा। तो क्या गारंटी है कि बाद के प्रोजेक्ट्स में भी कुछ गड़बड़ होने पर घर या रिफंड मिल सके? घर का इन्वेस्टमेंट अगर सेफ है तो लोन की दरें इतनी महंगी क्यों हैं? घर अगर सबकी ज़रूरत है तो लोन भी सस्ता होना चाहिए। घर खरीदना सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता था, लेकिन आज सबसे असुरक्षित इन्वेस्टमेंट बन गया है। किसने किया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अभी तक आप समझ चुके होंगे। जब इन्वेस्टर और बायर का पैसा ही सेफ नहीं है तो भरोसा कैसे हो सेक्टर पे? 2020 में एक होम बायर के लिए इन फैक्टर्स को इग्नोर करना खुद को धोखा देने जैसा है। सरकार को ये लगता है कि रेरा से रियल एस्टेट सेक्टर सुधर गया है और मार्केट में तेजी आ जाएगी अगर होम लोन की दरें सस्ती कर दी जाएं तो। लेकिन सरकार उन 2.5 से 3 लाख घर खरीदारों को भूल जाती है या भूलने की गलती कर रही है जो आज भी अपना सब कुछ लुटाकर घर का इंतजार कर रहे हैं। ये जेपी के हों या अम्रपाली के या यूनिटेक के या किसी भी अन्य प्रोजेक्ट के, ये प्रोजेक्ट रियल एस्टेट सेक्टर और सरकार के फेलियर के नमूने हैं जिनसे उबर पाना घर खरीदारों को घर दिलाने के बराबर है। इसके नीचे कुछ नहीं बचा सकता रियल एस्टेट सेक्टर को, 0% ब्याज की दर भी नहीं। इस समय ब्याज दर घटाने से ज़्यादा ज़रूरी है घर खरीदारों में रियल एस्टेट के प्रति भरोसा जगाना, और उसके लिए सरकार को और रियल एस्टेट को बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले एपिसोड में। तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।